नमस्कार मित्रों। 8वें पे कमीशन को लेकर श्रमिक नेता सक्रिय हो चुके हैं। आपने देखा कि चुनाव के पहले जब संसद सत्र चल रहा था तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर, जो कि 18वीं लोकसभा में मंत्री भी बन चुके हैं, उन्होंने भी सरकार से 8वें पे कमीशन को लेकर प्रश्न पूछा था। और अब नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा जी सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि चेयरमैन है नेशनल काउंसिल जेसीएम कैबिनेट सेक्रेटरीट के, 3 जून 2024 को उन्होंने एक पत्र लिखा। आप उसे देखें। सब्जेक्ट है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द पे ऑब्लिक अलाउंसेज ऑब्लिक पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पत्र काफ़ी लंबा है, 3 पेज का है। अगर पूरा पत्र हम अंग्रेजी का पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा। हम इसका हिंदी रूपांतर आपको सुना देते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर दर्शक, या यूँ कहें 100% हिंदी वाले ही हैं। हालांकि कई उनमें से अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन वो हिंदी तो जानते ही हैं। इसमें गोपाल मिश्रा जी ने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। तो शिव गोपाल मिश्रा जी, सचिव, राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। और उनका एड्रेस दिल्ली का, ईमेल नंबर, लेटर नंबर, कैबिनेट सेक्रेटरी एड्रेस ही हैं। विषय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन आबलिक भत्तों आबलिक पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन। आदरणीय, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा 14/1/2018 से लागू की गईं। 1/1/2016 हालांकि कर्मचारी पक्ष ने 7वीं सीपीसी और उसके बाद भारत सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 1/1/2000 को 26,000 रुपये प्रति माह की गणना आईएलसी मानदंडों और अक्वायर्ड फार्मूला आदि के विभिन्न घटकों के आधार पर की गई है। हमने 7वें सीपीसी से पहले ये भी प्रस्तुत किया है कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन जेसीएम अभी भी निचले स्तर पर है। दुर्भाग्य से हमारे सभी तर्कों को 7वीं सीपीसी ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया और रुपए की सिफारिश की 18,000 न्यूनतम वेतन के रूप में दिनांक 1/7/2017 से 1/1/2016, जबकि स्टाफ पक्ष ने मांग की कि फिटमेंट फैक्टर 3.68%, 3.68% होना चाहिए। 7वीं सीपीसी ने केवल 2.57% की सिफारिश की, जिस प्रकार ने स्टाफ पक्ष के साथ कोई बातचीत किए बिना सीधे सहमति व्यक्ति की, जो आम तौर पर होती है। 7वीं सीपीसी की प्रतिकूल सिफारिशों और कर्मचारी पक्ष के साथ कोई चर्चा किए बिना और कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विचार किए बिना सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने से व्यथित होकर राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के घटक संगठनों ने हड़ताल की। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की मांग को लेकर सरकार को नोटिस सरकार ने कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत के लिए की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति गठित की।
राजनाथ सिंह गृह मंत्री, स्वर्गीय अरुण जेटली तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री सुरेश प्रभु तत्कालीन रेल मंत्री और श्री मनोज सिन्हा तत्कालीन रेल राज्य मंत्री। चर्चा के बाद सरकार इस बात पर सहमत हुई कि कर्मचारी पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ आगे चर्चा की जाएगी। एक सौहार्दपूर्ण समझौता मंत्रियों की समिति द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी स्थगित। दुर्भाग्य से सरकार द्वारा कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत करने और न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए। सरकार खुद कहती है कि मुद्रास्फीति 4% से 7% के बीच है। औसतन ये लगभग 5.5% होगी। कोविड के बाद मुद्रास्फीति प्री कोविड स्तर से अधिक है। यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं की खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजार के अनुसार उनमें 80% से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन हमें 1/7 के अनुसार लगभग 46% महंगाई भत्ता ही प्रदान किया जाता है। 2023 इसलिए वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले डीए के बीच अंतर है। केंद्र सरकार का राजस्व भी वर्ष 2015 से 2023 तक 2 गुना हो गया है। बजट विवरणों के अनुसार हम राजस्व संग्रह में काफ़ी वृद्धि देख सकते हैं। केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 100% से अधिक बढ़ गया है। इसलिए केंद्र सरकार के पास वर्ष 2016 की तुलना में अधिक भुगतान क्षमता है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि हुई है। 1.87 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में आयकर संग्रह सबसे अधिक रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह एसटीटी सहित अंतिम रुपए 9,60,764 करोड़ और पिछले वर्ष की तुलना में 24.23% की वृद्धि देखी गई है। भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 2022-23 में 7.21% बढ़कर 13.82 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष 12.89 लाख करोड़ था। स्रोत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान राजस्व संग्रह 33,60,858 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। 2022-23 में सकल राजस्व की 30,43,067 करोड़ रुपए था। राज्य के हिस्से के बाद शुद्ध केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 20,86,661 करोड़ रुपए था। लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्टाफ संख्या पिछले दशक से कम हो गई है। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव है। वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते का वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29% है। पेंशन भोगियों के संबंध में पेंशन पर वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का लगभग 4% है। 1.22 ये पैरा है। यह भी सिफारिश की गई है कि मैट्रिक्स की 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर समीक्षा की जा सकती है। इसकी समीक्षा और संशोधन
एक्वायर्ड फार्मूले के आधार पर किया जा सकता है, जो वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को ध्यान में रखता है, जो एक आम बात है। आदमी की टोकरी, जिसकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो समय समय पर समीक्षा करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इसे किसी अन्य वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर उस मैट्रिक्स के संशोधन का आधार बनाया जाना चाहिए। सरकार ने अब तक न तो उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार किया और न ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए पहले ही 50% तक पहुंच चुका है। 1/1/2024 मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को देखते हुए डीए तत्व 50% को पार कर जाएगा। यहाँ ये उल्लेख करना भी उचित है कि 20 लाख से अधिक नागरिक केंद्र सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शासित होते हैं और हर महीने उन्हें अपने मूल वेतन और डीए का 10% एनपीएस में योगदान करना होता है। इससे उनका घर ले जाने का वेतन काफ़ी कम हो जाता है। सरकार अब तक एनपीएस को खत्म करने और 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन बहाल करने की हमारी मांग पर सहमत नहीं हुई है। उपरोक्त सभी पहलुओं और आज के जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवा समय में आकर्षित करने के लिए अब तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने और केंद्र के वेतनमान, आवधिक भत्ते, आवधिक पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने का समय आ गया है। सरकारी कर्मचारी आपसी विचार विमर्श और समझौते के माध्यम से, इसलिए कर्मचारी पक्ष की मांग है कि भारत सरकार तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करे। आदर के साथ आपका शिव गोपाल मिश्रा, सचिव। तो ये शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये पत्र लिखा है सेक्रेटरी महोदय को, यानी भारत सरकार को, जो कि सभी के हित का है, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए है, लेकिन यही स्टेट गवर्नमेंट के लिए बाद में लागू हो जाता है। बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकारी हमने पत्र के माध्यम से आपको दी है, ताकि ये पत्र आप सब तक पहुंच ही गया होगा बहुत लोगों के पास, और जिनके पास नहीं पहुंचा है ये उनकी जानकारी के लिए है। और ये हिंदी में रूपांतरित करके हमने आपके सामने रख दिया है, ताकि सर्व सुलभ ये हो जाए हिंदी में भी। हिंदी में अनुवाद की वजह से कुछ फर्क है, वो आप अपने लॉजिक से सुधार लें। धन्यवाद।